हेलो। होप आप सभी अच्छे हो। गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। हम जानते हैं ऑप्टिक्स के दो सेगमेंट हैं। एक को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, दूसरे को वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा न्यू लगता है बच्चों को, लेकिन रे ऑप्टिक्स तो आप सबने पढ़ी है। हमें लगता है 8वीं क्लास से पढ़ते हैं। इसको कैसे करना है, अगर हम ठीक से स्ट्रेटजाइज कर ले तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कि आ ही जाता है बोर्ड में। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रैश कोर्स सीबीएसई 12th। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखता हूं, आप सब देखें। सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स करते हैं, और रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आना ही आना है, नहीं आने की कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ऐसे तो कहने के लिए कहते हैं कि सारा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक बात है। फिर भी अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इससे पहले हम जानते हैं रे डायग्राम्स होते हैं, मिरर फॉर्मूला होते हैं, मैग्निफिकेशन होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, वो सब भी है। हम रिफ्रैक्शन में डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिफ्रैक्शन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेज। कर्व्ड का मतलब दोनों, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं और इनको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। राइट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फिर इसके इसके आगे हम प्रिज्म फॉर्मूला एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली हम लोग दो करने होती है। एक को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे तो सिंपल भी होती है, लेकिन सिंपल पूछने की प्रोबेबिलिटी 0। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, राइट। हाँ, हम टेलीस्कोप में दो टाइप की करते हैं। एक को बोलते हैं रिफ्लेक्शन टाइप, दूसरे को रिफ्रैक्शन टाइप। तो वो दोनों देखेंगे। तो जैसा हमने लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब रे ऑप्टिक्स की ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, जिससे हम कह सकते हैं
90-95% तो इसी से क्वेश्चंस आने हैं। Few questions having said that reflection, mirror formula, लेंस फॉर्मूला, इस सब पे भी आने हैं, जो वो 2-4% में आ गई। तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इनको? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें तो ये हम रिफ्रैक्शन टॉपिक में पढ़ते हैं और यहां आ गई रिफ्लेक्शन। मतलब ये अपने आप में ही यूनिक है कि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए, तो रिफ्रैक्शन के बदले अगर लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाए अंडर सर्टेन कंडीशन तो वही TIR होती है। और वो कैसे होती है उसको डायग्राम से देखते हैं। मान लेते हैं दो मीडियम है हमारे पास। फर्स्ट मीडियम है एयर और सेकेंड मीडियम है मोस्ट कॉमन वाटर। इसमें फर्स्ट मीडियम वाटर से, वाटर का मतलब कि विच इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इससे लाइट चलती है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑब्वियसली एयर में जाएंगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। जस्ट एज्यूम करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज एज पर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। फिर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर लेते हैं, तो नाउ लेट्स से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या? ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी इंक्रीज करते हैं। अगर हम और इंक्रीज करते हैं, मतलब ये वाली जो आई है इससे ज्यादा, तो दिस आई इज मोर देन क्रिटिकल एंगल को सिंबल में IC लिखते हैं, C फॉर क्रिटिकल। अगर ये वाली आई क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है? 90 तो ऑलरेडी हो गया था, तो दिस विल बी रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो यहाँ पे ये I और R अब इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो गई, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो कंडीशन हो गई हमारी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशंस ऑफ TIR। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई? तो लाइट और रे ऑफ लाइट शुड मूव करना चाहिए। तो कहां से मूव करना चाहिए? मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, राइट। अब हमेशा की तरह स्पीड, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन होती है जो हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे सीखा था, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, तभी जाके ये सेटिस्फाई होगी। और अगर हम यहाँ पे
स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं इस पॉइंट पे, थर्ड पे, व्हाट वी राइट म्यू एज साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं स्नेल्स लॉ से। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एयर टू एयर। इसको हमें क्या करना है, रिवर्ट कर देना। तो अगर हम रिवर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर हम लिख लेंगे साइन आर अपॉन साइन आई, और साइन आर कितनी है हमारी 90, तो साइन 90 अपॉन साइन आई को तो आई ही है, साइन 90 इज 1, देयरफॉर म्यू जो हमारी हो जाती है 1 डिवाइडेड बाय साइन आई। तो ये एक फॉर्मूला बन गई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी के बेसिस पे हम एप्लीकेशंस करते हैं, या यहाँ पे आई को आईसी भी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन में जाएं तो एप्लीकेशन इज लाइक दिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा सीबीएसई में आना ही आना है। एप्लीकेशंस किसकी, एप्लीकेशंस टीआईआर की, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जैसे यहाँ फॉर्मूला में हमने सीखा कि सिंस म्यू इज 1 अपॉन साइन आई सी क्रिटिकल एंगल, मतलब जिस मीडियम की म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल उसकी कम होगी। जैसे कहते हैं डायमंड में म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है 2.42, तो क्रिटिकल एंगल डायमंड की मिनिमम हो गई। इसी एप्लीकेशन क्या हो गई हमारी कि डायमंड ग्लिटर्स मोर देन एनी अदर मटेरियल, ये हमेशा दूसरे से ज्यादा चमकता है। इसमें क्या लिख देंगे हम कि सिंस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है, सो क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। A ray of light falling on its surface easily gets angle of incidence which is more than critical angle, and so light is trapped inside before it moves out, and thus it glitters more than any other material. प्लस आर्टिजन का भी रोल होता है जो डायमंड को कटिंग करता है। एक छोटी सी पीस ऑफ डायमंड को अगर टच करो तो उस पर बहुत सारे हमें सरफेसेस दिख जाते हैं, एजेस दिख जाते हैं। तो डिफरेंट सरफेस है, किसी भी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो हमेशा वो इनसाइड ट्रैप हो जाती है, क्योंकि उसकी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अंदर ही होती है, इसीलिए ये ज्यादा साइन करता है। तो दो बातें लिखनी है हमें कि इसकी म्यू ज्यादा होती है तो क्रिटिकल एंगल कम होती है, दूसरी बात इसकी कटिंग ऐसी होती है कि किसी भी फेस पे लाइट पड़े तो इनसाइड ये ट्रैप हो जाती है ड्यू टू लेसर क्रिटिकल एंगल, एंड thus it shines more than any other material. दूसरी एप्लीकेशन है जो एक राइट एंगल प्रिज्म होती है। नॉर्मल प्रिज्म तो हमारी इक्विलेटरल टाइप की होती है, और ये राइट एंगल प्रिज्म है। इस राइट एंगल प्रिज्म में कुछ डायग्राम पूछा जाता है सीबीएसई में। अब लेट्स से दिस इज राइट एंगल प्रिज्म, और इसमें हम ये 90 है। जनरली क्या करता है आपके एग्जाम्स में, तो ऐसे कुछ एरो बना के या नेम दे दिया ए बी, और फिर बोलेगा कि कंप्लीट द डायग्राम। तो हमें क्या करना है, यहाँ तो 90 है तो यहाँ तो बेंड होगी नहीं, लाइट स्ट्राइक करेगी यहाँ पे डायरेक्ट। अब यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, इसलिए बाहर जाने के बजाय ये वापस ऐसे स्ट्राइक करती है।
सिमिलरली इस फेज से जब चलती है लाइट तो यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनती है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है और ये इस साइड आ जाती है लाइट। तो ए वाली पॉइंट यहाँ आ गई तो इसको ए डैश बोल देंगे, ये बी वाली पॉइंट आ गई बी डैश हो गया और कुछ इमेज ऐसी बनेगी। इजी 2 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मार्क्स स्कोर होता है इन सब चीजों में। ऐसे ही देर आर 2 मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ डायग्राम। ये 2 और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। रवि नहीं हो रहा ठीक से, अब हो जा। यस, सो अगर इन सब चीजों को हम ढंग से रिवाइज कर लें तो रे ऑप्टिक्स इज इजियर रादर देन थिंकिंग कि ये तो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा है वैसा है। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। तो लेट्स सी सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है डायग्राम में। इसी प्रिज्म को कुछ ऐसे बना देते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हमें 90 जैसा नहीं दिखता है ये वाला पार्ट, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि 90 है ये वाला, और कुछ ऑब्जेक्ट फिर से ऐसे रख देते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ये रे लाइट शो कर देते हैं, फिर कहते हैं कंप्लीट द डायग्राम। हमें यहाँ से डायरेक्ट स्ट्राइक करनी है, यहाँ पे नॉर्मल बता के बताना है कि ये आई हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, फिर इस फेस पे आ जाएगी और इस फेस पे आएगी तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे चल पड़ेगी। फिर दूसरी लाइट जो यहाँ से चली है ये नॉर्मल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी ज्यादा है, इनको हमने कुछ ऐसे लेके जाना है और फिर ये इधर को आ जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे पहुंच गई। तो ये वाला पार्ट जो था वो ए था और ये वाली पार्ट जो है वो बी है, तो इसको बी डैश और ए डैश, तो इस तरीके से हमें बताना है। फिर अगर हम थर्ड में जाएं तो एक और प्रोबेबिलिटी है और वो कुछ ऐसे है, ऐसे यहां मान लिया दिखता इक्विलेटरल है, मान लेते हैं यहाँ ये ऑब्जेक्ट है ए बी, लाइट यहां से चली यहां से चली, यहाँ वही नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस के कारण से कुछ ऐसे आएगी और ये ऐसे चल के यूं निकल जाएगी। यहां से जो चलेंगे इस बेस में आएंगे और ये यूं जाके ऐसे निकल लेंगे। तो इस तरीके से ए बी को हमने, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ ए डैश है और ये वाली पार्ट बी डैश है, तो इन्वर्टेड इमेज बन जाती है फिर सब। तो इस तरीके से ये 3 डायग्राम प्रैक्टिस कर ले तो यही आना होता है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हम एक और सिग्निफिकेंट टॉपिक लेते हैं, जैसा कहा था कि रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये लेते हैं और इसके लिए we'll do in next video. Thank you so much. God bless.